गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पुनः आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। आज हम तृतीय अध्याय संधि, जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे कि संधि क्या है या संधि का अर्थ क्या है। तो देखिए कि संधि का अर्थ अगर हम करेंगे तो संधि का अर्थ होता है, संधि मीन्स होता है मेल, जोड़ना, ठीक ना। यह आप पिछली कक्षा में क्लास 8 में, क्लास 9th में आप इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको रिवाइज यह कराना चाह रहा हूँ अपने इस ऑडियो के ही माध्यम से, ठीक ना, स्क्रीन वीडियो जो बोलते हैं उसके माध्यम से। अगर आपको यह नहीं समझ में आएगा तो आशा है कि अगस्त में स्कूल तो खुल जाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन अब देखिए कि इस महामारी में आगे क्या है, कैसा है, लेकिन तब पर भी मैं इसको आपको समझाने का, अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। अन्यथा अगर स्कूल ओपन हो रहा है तो मैं ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से भी इस लेसन को फिर से एक बार समझाऊंगा, ठीक ना। और मैं आशा करता हूँ कि हो सकता है कि मेरे बताने से, बोलने से ही आपको समझ में आ जाए। अब देखिए कि संधि, व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ वर्ण विकार, यह वर्ण विधि है, ठीक ना। जो संधि है इसका व्याकरण की अगर हम दृष्टि से देख रहे हैं तो व्याकरण की दृष्टि से यह वर्ण विधि या वर्ण विकार है। माने कि जो दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये व्याकरणिक विधि से बोल रहा है कि जो दो पद हैं, दो पद होते हैं, संधि अगर करने के लिए दो अलग अलग पद होते हैं, ठीक ना। प्रथम पद और द्वितीय पद, जैसे विद्या प्लस आलयः ये शब्द है तो विद्या प्रथम पद और आलयः द्वितीय पद हो गया, ठीक ना। तो अब इन दोनों को जोड़ने में हमको जो विकार उत्पन्न हो रहा है उनके साथ जोड़ करके हम उस शब्द को जोड़ेंगे, ठीक ना। जैसे कि विद्या प्लस आलय, तो विद्या का आ प्लस आलय का आ प्लस आ बराबर आ होता है, तो हम उसको जोड़ेंगे विद्यालय, ये बोलेंगे। यहाँ पर देखिए कि विद्या में आ प्लस लय, आ प्लस आ की अत्यंत समीपता के कारण दो दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक आवर्ण रूप दीर्घ एक आदेश हो गया, ठीक ना। यह एक आ जो है वह वर्ण आदेश हो गया, एक आदेश हो गया। तो यही क्या होता है, संधि होता है, ठीक ना। कि विद्या का आ और आलय का आ प्लस आ। अब देखिए कि दोनों आपस में समीप में हैं, आ और आ, तो इन दोनों को समीप में एक वर्ण को हम ला करके वहाँ पे रख दिए, क्या, आ प्लस आ बराबर आ, और उस आ को हम जोड़ दिए तो विद्यालयः। समझ गए। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे। फर्स्ट स्वर संधि, जिनको हम अच संधि के नाम से जानते हैं। अब अच कहाँ से आ गया, आप पिछले कक्षा में, मतलब कि पिछली बार हमारे द्वारा पढ़ाए गए वर्ण विचार में आपने प्रत्याहार को पढ़ा, उस प्रत्याहार में यह अच संधि है, ठीक ना। अगला है व्यंजन संधि, हल प्रत्याहार, जिनको हम हल संधि कहते हैं। माने कि ह और ल के बीच में जितने भी वर्ण हैं वह व्यंजन होते हैं, वह हल संधि के नाम से जाने जाते हैं। और थर्ड है विसर्ग संधि, इसका कोई नहीं रहता है, इसमें विसर्ग जो हम पढ़ते हैं विसर्ग, उसके अनुसार इसमें संधि होती है। तो हम फर्स्ट, हाँ, इसको एक बात और है कि इसको आपको लिखना भी है कॉपी में, ठीक ना। तो ये लिखिएगा, तीन भेद होते हैं, ये लिख दीजिएगा। फर्स्ट हेडिंग डालिएगा स्वर अच संधि, माने कि दो स्वर वर्णों के
अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। माने कि जब दो स्वर आपस में आकर के मिलें, ठीक ना, तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है वही स्वर संधि कहलाता है। आई बात समझ में? दो वर्ण कौन कौन से मिलेंगे? दोनों स्वर रहेंगे। जैसे अगर इधर अ है तो इधर अ रहेगा या आ रहेगा, ई रहेगा या ऊ रहेगा, ए रहेगा या ए रहेगा, ओ रहेगा या औ रहेगा, ठीक ना। दोनों अलग अलग भी समान स्वर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक ना। तो वही स्वर संधि में होते हैं। अगर अलग अलग रहेंगे तो वह अलग अलग संधियाँ होंगी, और समान स्वर रहेंगे तो वह समान संधि हो जाएंगी, ठीक ना। इसके स्वर संधि के निम्नलिखित भेद हैं। मैं आप लोगों को अगर क्लास 6-7 में अगर पढ़ाया हूँ तो उसमें भी, एंड में भी, तो मैं इसको आपको समझाया हूँ, ठीक ना, कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि आदि, ये 5 तो मुख्य हैं, और 2 उसमें हैं पर रूप और पूर्व रूप, ये 2 अलग हैं। तो हम यहाँ पे पहला देख रहे हैं दीर्घ संधि, और सूत्र के भी माध्यम से इस समय बताया गया है कि अकः सवर्णे दीर्घ, माने कि अक प्रत्याहार के समान अगर वर्ण आता है तो वहाँ पे दीर्घ हो जाएगा। किसके अनुसार हम पढ़ा रहे हैं? ये सूत्र के अनुसार बोल रहे हैं इसकी परिभाषा को, कि अकः सवर्णे दीर्घ, माने कि अक प्रत्याहार के बाद अगर कोई समान वर्ण आता है तो उनके स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या परिभाषा बोल रहा है, यदि ह्रस्व या दीर्घ, हाँ, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ तथा री स्वरों के पश्चात माने बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ या री स्वर आए तो दोनों मिलकर के क्रमशः दीर्घ माने आ, ई, उ तथा री हो जाते हैं। आप इस वीडियो में, स्क्रीन वीडियो में देख रहे हैं कि अ या आ प्लस आ या अ बराबर आ, ई या ई मिलके ई, उ या उ, बड़ा उ या छोटा उ बराबर बड़ा उ, माने कि सब जो भी रहेंगे वर्ण वह दीर्घ हो जाएंगे। आई बात समझ में? जैसे है उदाहरण है पुस्तक धन आलय, तो क्या हो गया? पुस्तकालय। अब देखो को पुस्तक क में अ प्लस आलय का आ, अ प्लस आ बराबर क्या हो गया था? ऊपर देखो स्क्रीन में, अ या आ बराबर प्लस आ या अ बराबर आ, तो पुस्तकालय है। देवधन आशीष है तो देवाशीष है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो कि दैत्य अधन अ बराबर आ हुआ, ठीक ना। आगे है गिरिधन इंद्र, अब यहाँ पे देखो कि गिरिंद्र हुआ, ठीक ना। ई का उदाहरण हम अगर देखेंगे तो छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, गिरिंद्र। कपिधन ईश, अब देखो छोटी बराबर बड़ी, तो क्या हो गया? कपीश बड़ी, और छोटी प्लस बड़ी महिष। नदी प्लस ईश नदीश, तो नदी में देखो बड़ी प्लस बड़ी, तो वैसे भानुधन उदय, पितृधन ऋणम पितृणम। तो हम तो कहेंगे कि आ का अ और आ के 2 उदाहरण ई का, 2 उदाहरण ऊ का, और 1 उदाहरण री का, ऐसे लिख लीजिएगा। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आशा है कि समझ में आपको आ रहा होगा। अगला सेकेंड हम कर रहे हैं गुण संधि। गुण संधि में देखिए कि इसका सूत्र है आद गुण। आद गुण का अर्थ है आद आ, माने अ या आ के बाद ई या ई आए, ठीक ना, उ या उ आए और री आए, तो इनके स्थान पर क्रमशः अगर अ या आ के बाद ई या ई आता है तो ए, उ या उ आता है तो ओ, री या हाँ क्या उ या उ आता है तो ओ, और अ या आ के बाद री आता है तो अर हो जाता है। इसमें एक और शब्द है, अगर री आता है तो अल भी हो जाता है, ठीक ना, लेकिन इसमें दिया नहीं हुआ है।
तो यहाँ पे देखो कि अ या आ के बाद ई या ई आते हैं तो कैसे ए हो गए। जैसे उपधन इंद्र, तो प में अ प्लस इंद्र का ई, तो अ प्लस ई बराबर क्या हो गया ए, तो क्या बन गया उपेंद्र। देवधन इंद्र या महाधन ईसा, देखो कि आधन बड़ी ई, तो क्या बना ए ही बना, तो महेश। ठीक ना। अब इसमें देखो कि अ ए एवं ओ वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है। ठीक। अब देखो कि यहाँ पे ओ का उदाहरण भाग्यधन उदय, भाग्योदय, सूर्यधन उदय, सूर्योदय। ठीक ना। हमें आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अर का देख लो, देवधन ऋषि, देवर्षि। ठीक ना। व में अ प्लस री, तो अ प्लस री बराबर क्या हो गया अर, तो देव व अच से हीन हुआ तो अ आकर के व में जुड़ गया, और बचासी सी में र जो है हलंत था, माने कि आधा था, वह स के ऊपर लग गया देवर्षि, ऐसे बनता है। ठीक ना। अलरी का भी हमने आपको अभी बताया, तो लरी जो शब्द है अल जो बन जाता है कि अगर अ या आ के बाद लरी आता है तो अल हो जाता है, तो इसका उदाहरण है कि तव धन लृकार, क्या क्या तव धन लृकार, तवलकार है, अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा तवलकार। अब देखो कि तव व में अ है, और उसके बाद लिकार का लरी, अ प्लस लरी बराबर क्या बना अल, तो जब हम जोड़ेंगे त व में अच से हीन हुआ तो अल का अ जा करके व में जुड़ गया तव, और लिकार का जो ल है ल अच से हीन है तो आधा ल हो गया, और कार तवल कार। ठीक ना। थर्ड है आपका वृद्धि संधि, इसको हम बोलते हैं वृद्धि रेची। वृद्धि क्या रेची, जैसे है कि अगर अ या आ के बाद ए या ए आए तो ए हो जाता है, और अ या आ के बाद ओ या औ आते हैं तो उसका औ हो जाता है। इसमें दो होता है वृद्धि रेच, एच एच जो है प्रत्याहार, एच माने ए है ओ औ। ठीक ना। ए और औ ये होते हैं। तो वृद्धि रेच माने कि अगर अ या आ के बाद ए या अ आते हैं तो अ हो जाएगा, और ओ या औ आते हैं तो उनका औ हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए कि अ या आ के बाद ए या अ आते हैं तो कैसे अ हो गया। मम धन एव, अब देखो कि म में अ प्लस ए बराबर अ हो गया। ठीक ना। तो यहाँ पे म जो है शब्द है उसमें अ की मात्रा जुड़ गया, मैव। ठीक ना। म अज से हीन हुआ तो अ जो है वह म में जा कर के जुड़ गया, और वह ममैव। तव धन एव तवेव, अब देखो कि नीचे यहाँ पे स्टार में दिया हुआ है कि आ अ एवं औ वर्णों को वृद्धि वर्ण कहते हैं। ठीक ना। अद्य धन एव अद्यव, अब देखो औ का उदाहरण जल धन ओघ जलौघ, मम धन औषधि ममौषधि। ठीक ना। ये आपके उदाहरण हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं इसको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपको समझाऊंगा। जैसा भी रहेगा आप कमेंट के माध्यम से आप हमको सुझाव दे सकते हैं कि यह वीडियो हमको समझ में आया कि नहीं आया, क्या है कैसा है। ठीक ना। अगला है यण संधि। यण संधि को इको यणच बोलते हैं। ठीक ना। यण संधि को हम इको यणच बोलते हैं। अब इको यणच क्या देखो क्या मतलब है। इक इक माने कि ई उ रील री। ठीक ना। क्या ई उ रील री के स्थान पर यण माने कि य व र ल हो जाता है। ठीक ना। जब ई उ री तथा री के बाद कोई भी असमान स्वर आए, क्या कोई भी असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का र और री का ल आदेश हो जाता है। ये ध्यान में रखिए। ई उ री के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, वह चाहे दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो। ठीक ना। ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई अगर असमान स्वर आता है तो उनके स्थान पर य व
र ल हो जाता है ई का य, ठीक ना। अगर ऊ शब्द है, ऊ के बाद कोई असमान स्वर है तो वह, री है, री के बाद कोई असमान स्वर है तो र, री है तो री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ल हो जाता है। जैसे देख लो, यदि धन अपि यद्यपि। अब देखो कि ई प्लस अ, तो ई के बाद अ शब्द आया हुआ है तो यह हो गया, तो यह जो है यहाँ पे द शब्द में लिख दिया गया है, आधा द और यह। जब द में से ई निकला तो आधा द हो गया, तो अब ई और अ बराबर यह हो गया, तो द और यह मिलकर के द बन जाता है, ठीक ना। तो यद्यपि, इति धनादि इत्यादि। अब देखो कि तम में ई प्लस आ, ई के बाद असमान स्वर आ आया, ठीक ना, तो इत्यादि हो गया, यह बन गया, ठीक ना। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे शूधन आगतम, तो स है, ऊ के बाद आ शब्द आया हुआ है तो वह इसका हो गया, स्वागतम हो गया। अनुधन आया अन्वय, ठीक ना। अगर हम अगला और देखेंगे, री का उदाहरण देखेंगे, पितृधन आदेश पित्रादेश। अब र हो गया, री प्लस आ बराबर रा हो गया, तो पित्रा, त जो है अच से हीन हुआ तो र जा करके त में जुड़ गया और आ जा करके त्रा हो गया, पित्रादेश है, ठीक ना। लृदन आकृति लाकृति। अगला संधि है आपका अयादि संधि, ठीक ना। इसको आप एक एक दो दो उदाहरण सभी का आप लिखिएगा, ठीक ना। अयादि संधि, इसका सूत्र है एचो अयवा यावह, एचो अयवा यावह, माने कि एचो माने कि ए आए ओ के बाद, एच माने ए आए ओ के बाद कोई स्वर आए, कोई भी स्वर आए, तो अगर ए के बाद कोई स्वर आता है तो उसका ए के बाद कोई स्वर आता है तो आय, ओ के बाद कोई स्वर आता है तो अव, और औ के बाद कोई स्वर आता है तो आव आदेश हो जाता है। इसे अयादि चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है। अयादि चतुष्टय माने कि इसके चार अय हैं, अय आय अव आव, ठीक ना। अब देखो कि नेधननम, अब न में ए है, ए के बाद अ आया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, तो नय नम हुआ। कैसे हुआ, न में जब ए निकल गया तो न अज से हीन, तो अ जा कर के न में जुड़ गया, यह है जो य में ये आ करके जुड़ा नय, और फिर उसके बाद न म, सेधननम शयनम। अब अय का देखो कि नय धनक नायक आय हो गया, भानोधने भानवे, देखो ओ का क्या हो जाएगा, अव, ठीक ना। भोधननम भवनम, ठीक ना। भानोधने भानवे हो गया। अब औ का देखो कि आव हो गया, पौधन का पावक, नौधनी का नाविक, भौधनु का भावुक, ठीक ना। पूर्व रूप और पर रूप, इसको देख लीजिए कि पूर्व संधि को अयादि संधि का अपवाद कहा जाता है, ठीक ना। ये अयादि संधि का अपवाद है। पद के अंत में स्थित ए ओ के बाद यदि ह्रस्व अ आए तो ए प्लस अ दोनों के स्थान पर पूर्व रूप ए का एकादेश और ओ प्लस अ दोनों के स्थान पर ओ का एकादेश हो जाता है। अर्थात ए ओ के पश्चात आने वाला अ अपना रूप ए ओ में विलीन कर छुपा देता है। उस विलीन अ का रूप लिपि में अवग्रह चिन्ह द्वारा अंकित किया जा सकता है, जैसे हरे धनत्र हर यत्र होना चाहिए था, परंतु अ जो है ए में समा गया और रूप बना हरे अत्र, ठीक ना। तो जो अ शब्द है उसका अवग्रह बस हो जाता है, यहाँ उच्चारण के समय में हरेत्र ही कहा जाता है, अवग्रह का उच्चारण नहीं होता है। जैसे ते धन अपि ते अपि, हरे धन अव हरे अव, वृक्ष वृक्षे धन अपि वृक्षे अपि, ठीक ना। ये सब उतना अगला नहीं है। जैसे अगला है पर रूप, इसमें अ के पश्चात यदि ए या ओ आए तो उनका पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है, जिससे प्रजधन एजते तो प्रेजते हो गया, ठीक ना। प्र में ए जुड़ गया। वृद्धि कार्य करेंगे तो प्रजते होना चाहिए था, लेकिन प्र में स्थित अ की स्थिति ए में ही मिल गई, अर्थात अ प्लस ए दोनों मिलकर के एक आदेश हो गए,
ठीक ना, इनका पर रूप ही वही हो जाता है। तो हाँ, आज के लिए इतना ही। अभ्यास कार्य आप लोगों के लिए है, आप पूर्व रूप पर रूप छोड़ ही दीजिएगा, ठीक ना। तो अभ्यास कार्य है अधोलिखित समुचितम संधि पदम चित्वा लिखत। अब उचित संधि पद चुन करके लिखना है। जैसे चंद्रधन उदय, तो चंद्रोदय होगा कि चंद्रोदय है कि चंद्रोदय, ठीक ना। तो उत्तर आया चंद्रोदय। तो वैसे आप इसका लिखेंगे। मातृधन ऋणम क्या होगा, यदि धन अपि क्या होगा, मत धन एक्यम, भानुधन उदय, भवधन उक, विष्णुधनी, सर्वधन अत्र, गंगाधन इव, ठीक ना। अधोलिखित संधि विच्छेदम संधि विच्छेदम रूपम पूरित्वा संदेह नाम अपि लिखत। हाँ, इसका संधि का नाम लिखना है। जैसे अन्वेषणम, अनुधन एषणम, तो कौन सी संधि हुई, यण संधि। तवेव, अब देखो एव शब्द दिया है, उसके आगे क्या रहेगा और संधि का आपको नाम लिखना है। नदीव है, केयप है, अत्याचार है, शयनम यथोचितम। यत्र प्रकृत भाव संधि अस्ति तत्पदम इति चिन्हेत चिन्हीकृत। यत्र च नास्ति तत्पदम इति चिन्हेन चिन्हीकृत। नदी धन एते वृक्षे धन अपि, माने कि जो प्रकृत भाव हैं, ठीक ना। वो अगला है अधिलिखित वाक्येषु स्थूल पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। जैसे कवींद्र अद्य नवीनाम कविताम श्रावयति। अब कवींद्र का हम संधि विच्छेद करेंगे, ठीक ना। अत्याचारम है, गंगेति है, तथैव है। इसमें देखिए कि वो बोल्ड शब्द मतलब कि जो स्थूल पद हैं उसको नहीं किया है। अगला वानरः सर्वत्र वृक्षे अपि है, ठीक ना। इसको आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट में हम आपको व्यंजन यानी हल संधि पढ़ाएंगे। अब देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें प्रकृत भाव संधि अस्ति, माने कि किसमें प्रकृत भाव संधि है, उस पद को ऐसे चिन्ह करना है। इति चिन्हन चिन्हीकृत, यत्र जहाँ पे नहीं है उस पद को रॉन्ग से चिन्ह करना है। अब प्रकृत भाव में यहाँ पे पररूप, ये देखो प्रकृत भाव, यही हम, ये देखो प्रकृत भाव, इसको एक बार देख लीजिए कि प्रकृत भाव का अर्थ है संधि करने का निषेध करना, अर्थात प्रकृत वर्णों को विकृत परिवर्तन न करके उन्हें ज्यों का त्यों बनाए रखना। हाँ हाँ, ये तो आप एक बार मतलब कि जिस जैसा ही रहता है वैसे ही वह लिखा जाता है, तो वही प्रकृत भाव होता है। वस्तुतः इसे संधि का भेद न कहकर संधि का अभाव ही कहना चाहिए, क्योंकि संधि के नियम लागू होने की स्थिति में भी संधि कार्य नहीं होता है। यदि कोई वर्ण प्लुत या प्रगृह्य संज्ञक होता है तो उसके बाद अच आता है, तो प्लुत एवं प्रगृह्य वर्णों का संधि न होते हुए प्रकृत भाव में होता है। जैसे इदे द्विवचनम प्रगृह्यम अदशोमात, इदंत उदंत एदंत, अर्थात ऐसे द्विवचन जिनके अंत में, द्विवचन जो वर्ण हैं उनके अंत में अगर ई ऊत अथवा ए होता है तो उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, तथा जिनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है उनके बाद अच होने पर भी प्रकार की संधि नहीं होती है। जैसे कविधन इच्छत, विष्णु धन इमौ, देखो कि ई और ई आया हुआ है तो इसमें आपका संधि नहीं होगा। इमौ धन, विष्णु धन इमौ, बालिके धन आगच्छत। यहाँ पर कवि, विष्णु तथा बालिके ये क्रमशः इकारांत उकारांत तथा एकारांत हैं, द्विवचन के रूप होने के कारण प्रगृह्य संज्ञक हैं, अतः यहाँ पे किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती है। इसलिए ये कवि इच्छतः, विष्णु इमौ, बालिके आगच्छतः ही रहेंगे, न कि कवि इच्छतः इत्यादि, ठीक ना। और अदर शब्दों में म के बाद ई या उ आए तो वहाँ पर भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे अमी धन ईसाह, अमुधन आसाते, यहाँ पर अमी तथा अमु प्रगृह्य संज्ञक हैं, अतः किसी भी प्रकार का संधि नहीं होगी। प्लुत वर्ण के उदाहरण में यही कृष्ण अत्र गोचरति, यहाँ पर अ प्लस अ दीर्घ संधि नहीं हुई, क्योंकि संबोधन पद कृष्ण में अप्लुत है, ठीक ना। यही कृष्ण जो है प्लुत, प्लुत माने कि 3 की संख्या जो लिख दी गई है, अत्र गोचरति ये शब्द हैं। आई बात समझ में।
तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप इसको कॉपी में इसके जो अभ्यास कार्य हैं उसको लिख लीजिएगा। जहाँ न समझ में आएगा पुनः आप मैसेज के माध्यम से, ठीक ना, या ग्रुप में बनाया हूँ क्लास 10th वाले बच्चे ग्रुप में बनाया हूँ, तो उस ग्रुप के माध्यम से भी आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक ना, धन्यवाद।